हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। आज के इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र के नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं ऑन केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन कर हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ एमसीक्यूज, रिपीटेड सेशंस और इम्पोर्टेंट सेशंस इस तरीके से क्वेश्चंस लेकर आएंगे सारे सेशंस के लिए। और इससे रिलेटेड भी आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने आज की इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं एग्जामिनेशन में, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से किन किन टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करे आपके साथ, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन वगैरह है, तो एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं ये सारे एमसीक्यूज। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। How many moles of water are present in 180 ग्राम ऑफ वाटर? तो 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने वाटर के मोल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले आपको मोल्स पता करना है। मोल्स ऑफ वाटर पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम मोल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ वाटर, वाटर का मास आप लिख लीजिए कितना है, 180 ग्राम अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना होगा वाटर का? देखिए, मोलार मास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मोलार मास आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि होता है H2O। अब जैसे कि हर एक आपको जो एटम है, हर एक एलिमेंट है, उसका आपको पता होना चाहिए एक तरीके से एटॉमिक नंबर है, उनका मास क्या होता है। ठीक है, तो वाटर 1 into 2, ठीक है, 1 ही हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो वेट होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 16, तो आपका हो जाएगा जो मोलार मास होगा वाटर का, वो हो जाएगा टोटल 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोलार मास 18 ग्राम पर मोल हो जाता है। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल मोलार मास का यूनिट होता है, 18 ग्राम पर मोल। अब ये यहाँ पर 18 वन सा एंड 18 10 सा इज 180। अब ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10 मोल हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे? वाटर के 10 मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, जैसे कि आपने देखा, और बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, बहुत सिंपल है। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burned in air is। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करा गया एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, और कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, हमें ये बताना है। तो देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन एयर में रिएक्ट कर रहा है, यानी ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, इसका हमें अमाउंट बताना है कितना बन रहा है बाय वेट। तो हमें जनरली आप क्या ले लो, इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो। तो कार्बन का होता है मास 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 2 into 16। ठीक है, तो 12 + 32, सो 12 + 32 हो जाएगा आपका 44। तो यहाँ पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्ट 500 केल्विन टू सेल्सियस। तो देखिए, यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया गया है 500 केल्विन, तो उसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होता है? हॉटनेस है, कोल्डनेस को बताना। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, या फिर कोई जगह आप ले लो, किसी कंट्री में ज्यादा
ठंड होती है, किसी कंट्री में ज्यादा गर्मी होती है, तो इस हिसाब से तो किसी भी चीज के ठंडे या फिर गर्म चीज को टेम्परेचर बताता है कि वहां का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो टेम्परेचर के कॉमन 3 स्केल्स होते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस एंड एक होता है केल्विन। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट जिसे हम नॉट एफ से डिनोट करते हैं, सेल्सियस जिसे हम नॉट सी से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी अगर हमें केल्विन में दिया है टेम्परेचर, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273.15। उसी तरीके से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको के इज इक्वल्स टू नॉट सी प्लस 273.15 इस इक्वेशन के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें केल्विन में दिया गया है टेम्परेचर, हमें सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के हमें दिया गया है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, के माइनस 273.15। ठीक है, तो के की वैल्यू दी गई है हमें केल्विन टेम्परेचर की 500। ठीक है, 500 माइनस 273.15, तो 500 माइनस 273.15 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 226.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमने जो केल्विन में टेम्परेचर दिया था, हमने सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 226.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 32 फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है, यानी फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया गया है और डिग्री सेल्सियस में हमें बताना है क्या होगा टेम्परेचर। तो देखिए जैसे हमने देखा टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, ये 3 स्केल्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूले का यूज करोगे, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो देखिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है, तो आप 9/5 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इंटू 9/5 इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, जैसे कि 95 जॉब होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला याद रख सकते हो, आप खुद आपके मन से आप ट्रिक बनाइए और फॉर्मूलाज को याद रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा। लेकिन फॉर नाउ अगर देखें ये दोनों भी फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हमें फ़ारेनहाइट में दिया है और डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट इधर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो फ़ारेनहाइट है हमें कितना दिया है टेम्परेचर 32 माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, तो 32 माइनस 32 हो जाएगा 0, 0 इंटू 5/9, 0 इंटू एनीथिंग। अब 0 से कोई भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0 ही आता है, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें मीथेन का मॉलिक्यूलर मास बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मीथेन वर्ड यूज करा गया है, तो मीथेन का यहाँ पर हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है CH4। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए देखिए सबसे पहले अगर एक आपके साथ देखा, अगर हम यूनिट क्लियर करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आंसर में ऑप्शंस में यू आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर यू क्या होता है, ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब हम पता करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ठीक है, जो कि CH4 है। CH4 के लिए आपको बस जो एटम है उनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो कार्बन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो 12, क्योंकि एक कार्बन एटम है इसलिए यू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, प्लस 4 यहाँ पर कार्बन सॉरी हाइड्रोजन 4 इंटू 1 यू। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम है इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट हम 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से 12 प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 4u, तो 12 प्लस 4u हो जाएगा आपका 16u। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर
इन्होंने कुछ पॉइंट में लिया होगा, 12 पॉइंट एग्जैक्ट नंबर इन्होंने लिया होगा, तो आपको बस एक आपको राउंड अप करना है, जैसे कि 12 कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इस तरीके से आप 12 एक होल नंबर लीजिए, 0.04 ऐसा कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर पता लग जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, 16.043 U। नेक्स्ट, आइसोटोन्स हैव ऑलवेज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें आइसोटोन्स की डेफिनेशन पूछी गई है। तो अगेन बहुत सिंपल है, आपको किस तरीके से इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आइसोटोन्स की। तो देखिए जैसे कि हमने देखा आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और टोन्स में देखिए एन आ रहा है यहाँ पर, तो एन से आता है आपका न्यूट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो आइसोटोन्स को। तो आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। अब किस तरीके से, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एलिमेंट है सिलिकॉन और एक है फॉस्फोरस। सिलिकॉन में जो नीचे की तरफ होता है ये होता है आपका Z, जो कि होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर जो कि P के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के बराबर, और ऊपर की तरफ होता है आपका ये मास नंबर जो कि A होता है, ठीक है। इसी तरीके से फॉस्फोरस में भी देखिए आपका जो 31 है यहाँ पर, ये है मास नंबर, 15 है यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब इनमें न्यूट्रॉन्स आप फाइंड आउट करिए दोनों भी एलिमेंट में। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो A इज इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है A इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन में A जो है मास नंबर दिया है 30 प्लस P जो कि एटॉमिक नंबर है और प्रोटॉन है 14 N, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 14 जो कि आपका आंसर आ जाएगा, न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर 16 है। उसी तरीके से अगर हम फॉस्फोरस में देखें तो A इज इक्वल टू अगेन P प्लस N जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 31 है मास नंबर, P प्रोटॉन जो है और एटॉमिक नंबर जो है ये 15 है, प्लस N, तो यहाँ पर देखिए N जो है 31 माइनस 15 जो कि हो जाएगा आपका अगेन 16। तो दोनों भी केस में नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है ये सेम है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो लेकिन उनमें डिफरेंट जो है ये आपको मास नंबर इनके डिफरेंट देखने मिलेंगे, ठीक है, यानी इनके प्रोटॉन डिफरेंट हो गए और मास नंबर दोनों भी ये डिफरेंट हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन जो है इनमें ये सेम होगा, तो इसी को हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप आर। तो देखिए यहाँ पर हमें कार्बन का वेट दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, और कार्बन 12 आइसोटोप दिया गया है। कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम हमें एग्जैक्टली वेट दिया गया है और हमें बताना कितने नंबर ऑफ यहाँ पर एटम्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो वेट इन ग्राम आ जाएगा फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, आप मास लिख सकते हो या फिर एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो यहाँ पर आप। तो वेट इन ग्राम, हमें वेट दिया गया है जो कि है 12 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का होता है अगेन 12 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मोल है ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर मोल इस तरीके से हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 12 वन 12 वन, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मोल। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 मोल ऑफ CH3OH। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 1 मोल ऑफ CH3OH में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिर्फ CH3OH होता है तो देखिए आप इस तरीके से काउंट करते हैं, जितने भी यहाँ पर इंडिविजुअली एटम है उसको आप काउंट करते हैं, जैसे कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4 एंड ऑक्सीजन का 1, तो उस तरीके से यहाँ पर आपके 6 एटम्स हो गए। लेकिन 1 मोल यहाँ पर दिया गया है, 1 मोल ऑफ CH3OH, तो उसके लिए आपको सिंपली एक कैलकुलेशन करना है, बहुत ज्यादा आपको बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं है लेकिन सिंपल है, आपको थोड़ा सा इसमें इजी ट्रिक्स वगैरह अप्लाई कर हम आपको बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने जो पढ़ा 1 मोल जो होता है वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, कोई भी स्पीशीज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। 1 मोल का हमें पता चल गया ये अमाउंट है, 1 मोल में इतना नंबर प्रेजेंट होता है। अब 1 मोल ऑफ CH3OH की अगर बात करा जाए तो 1, जैसे कि अगर हमने बोला
6CH3OH होता तो कितने एटम्स होते हैं यहाँ पर 6 एटम्स होते हैं, लेकिन 1 मोल ऑफ, ठीक है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ CH3OH यहाँ पर है, तो उसके लिए आपको 1 मोल के लिए यहाँ पर हमने ये जो नंबर लिखा है दोनों भी साइड से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 1 मोल ऑफ CH3OH मतलब 6.022 into 10⁻23 CH3OH इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6 into 6.022 into 10⁻23। देखिए यहाँ पर सिंपली देखिए, अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें किस तरीके से आप आपका एग्जामिनेशन में टाइम बचा सकते हो और किस तरीके से आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है। तो देखिए आपको ये टोटल आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 6 into 6 होता है आपका 36, ठीक है। तो यानी आपके देखिए ऑप्शन में 36 जो है ये आपका आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन डी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 36 into 10⁻23 एटम्स लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे हमें 3.6 बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, 36 डिवाइडेड बाय 10 into 10⁻23, हमने डिवाइड करा 10 से, इसलिए हम मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे एटम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 36 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा आंसर 3.6 into 10⁻23 और 10 हो जाएगा आपका 10⁻24 एटम, ठीक है। तो यानी 1 मोल ऑफ CH3OH में 3.6 into 10⁻24 एटम प्रेजेंट हो गए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट then question है, a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. What is the mass percent of solute? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 ग्राम है सब्सटेंस A जो कि यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर है यानी ये हमारा सॉल्वेंट है। अब हमें बताना है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का परसेंट बताना है, मास परसेंट कितना होगा इसमें यहाँ पर। तो मास परसेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मास परसेंट इज इक्वल्स टू हमें जिसका मास पूछा गया है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, टोटल मास हो जाएगा आपका जो सॉल्यूट यूज करा गया है एंड सॉल्वेंट इनटू 100%, ठीक है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें दिया गया है जो कि 2 ग्राम है अपॉन टोटल मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा जो कि है 2 + 18 into 100%। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन 20 into 100%, तो यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका 10। तो यहाँ पर जो होगा मास परसेंट ऑफ सोल्यूट होगा ये होगा आपका 10%। अब इस केस में हमें मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा जाता तो क्या होता है, अब तो आपको 100 - 10 करना है, जो बच गया वो आपका मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा जो कि हो जाएगा इस केस में आपका 90। लेकिन यहाँ पर आपको सोल्यूट का मास परसेंट पूछा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर कम ज्यादा करने पर वो क्वांटिटी भी कम ज्यादा होती है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी का पहले हम फॉर्मूला देखते हैं एंड देन कंपेयर करते हैं। जैसे कि देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स तो एक नंबर है, कितना मोल है सोल्यूट का एक नंबर बताता है आपको जनरली, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम है। देखिए टेम्परेचर जो है वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, PV इज इक्वल टू nRT जो कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अभी हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू nRT जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। तो P जो है डायरेक्टली V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, ठीक है, यानी वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी आप जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर भी और बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर पर जो है ये डिपेंड करती है मोलैरिटी। जबकि अगर हम मोलैलिटी देखते हैं तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जैसे कि सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक नंबर बता रहा है जनरली, नंबर और टेम्परेचर में कोई देना देना नहीं है। उसी तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, सॉल्वेंट का हम मास ले रहे हैं केजी में, अगेन ये नंबर्स के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगेन मोलैलिटी जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन की बात करा जाए जैसे कि हमने करा था कि सपोज करिए सोल्यूट यहाँ पर A है और सॉल्वेंट B है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A पता करना है तो यहाँ पर देखिए मोल ऑफ A अपॉन
टोटल मोल ऑफ ए प्लस बी यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का हमें मोल निकाले। तो अगेन यहाँ पर देखिए मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी एंड मोल्स ऑफ ए बी, तो यहाँ पर हमें नंबर्स के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन मोलैरिटी एक ऐसा टर्म है और ऐसे एक क्वांटिटी है जिसमें वॉल्यूम है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए मोलैरिटी जो है ये क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सो दैट्स इट। अब इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।